स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग एक्चुअली में संक्षिप्तियां देख रहे हैं घटना चक्र का। यूपी देख चुके हैं और संक्षिप्तियां का भी पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है संक्षिप्तियां का। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल अवार्ड वगैरह शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा कि संक्षिप्तियां से 50% से ऊपर, अगर मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं तो 50% से ऊपर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है ना? तो इसको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से इसको फॉलो करना। ठीक है ना? चलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या रहे उसको देख लेते हैं। ठीक, पहला न्यूज रहा जापान। क्यों रहा जापान में? कि वहां पे भूकंप आया। कितना तीव्रता का? 7.6 तीव्रता का भूकंप आया और 84 लोग मर गए। तो जापान में आया। ठीक है ना? तो ये सुजू शहर के उत्तर पश्चिम में आया है, तो ये भी ध्यान रखना है। चीन में भी भूकंप आया। कितने का? 6.2 तीव्रता का भूकंप आया और यहाँ पे 150 लोग मर गए। ठीक है ना? तो ये चीन का भी याद रखना। साल्टन सागर बड़ा न्यूज में रहा। साल्टन सागर ये कैलिफोर्निया में, यूएस के कैलिफोर्निया में स्थित ये झील है। ये लिथियम भंडार की खोज हुई है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट, साल्टन सागर। ठीक है ना? साल्टन सागर में क्या खोज हुआ है? लिथियम के भंडार खोज हुए हैं। अब नेक्स्ट चले वियना। वियना क्यों न्यूज में रहा? तो वियना इसलिए न्यूज में रहा कि यहाँ भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, ओपेक की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के इस शहर में आयोजित किया गया। तो ओपेक का बैठक कहां पे हुआ? वियना में हुआ। और वियना ऑस्ट्रिया का क्या है? राजधानी है। ठीक है ना? अगली उच्च स्तरीय बैठक जो ओपेक का होगा वो भारत में आयोजित होगा। कहां पे? भारत में। तो इस बात को भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूज में दुबई रहा। कौन रहा? दुबई। क्यों? यहाँ पे दुबई में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किया गया। ये काहे के लिए रोड शो होता है? इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए या निवेश को आकर्षित करने के लिए दुबई में गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किया। बोल्विया बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोल्विया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना, ये बोल्विया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? तो रसिया के सहयोग से किया गया है। ये 4000 मीटर की ऊंचाई पे स्थापित है, विश्व के सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। अच्छा, बोल्विया की राजधानी जो है ये भी बताते हैं कि आप ढूंढना राजधानी क्या है। ये विश्व के सबसे ऊंचे पे राजधानी भी है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, रॉबिन्स विले क्यों न्यूज में रहा? तो न्यू जर्सी की ये टाउनशिप स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये मंदिर है। कौन? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कहां पे स्थापित किया गया? न्यू जर्सी में स्थापित किया गया। तो भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है ना? एक चीज और जान लो, पहला कौन था? तो कंबोडिया का अंकोर वाट। कंबोडिया का कौन था? अंकोर वाट। और कंबोडिया का अंकोर वाट था। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये अंकोर वाट ये पहला मंदिर था। ठीक है ना? ये अंकोर वाट पहला विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? द्वितीय द्वारा बनाया गया है अंकोर वाट। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना है। और रॉबिन्स विले अमेरिका के न्यू जर्सी में क्या हुआ? अक्षरधाम मंदिर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, हिंदू मंदिर होगा। ठीक है ना? मोरक्को का देखा जाए तो यहाँ पे क्या भूकंप आया? 6.8 की तीव्रता से आया। इसका सेंटर कहाँ था? तो मार्केस में था। तो मार्केस एग्रीमेंट के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है ना? तो ये मोरक्को में पड़ता है। और अंतरराष्ट्रीय स्थल के बारे में देखा जाए तो माली क्यों न्यूज में रहा? माली इसलिए न्यूज में रहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 वर्षों के बाद अपना शांति मिशन था
उसको समाप्त करने की घोषणा किया, कहाँ पे, माली में, ठीक है ना। सेर्गी बताया भी था कि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने किया, और फ्रांस के इस शहर में किया गया, कहाँ पे, सेर्गी में, ठीक है ना। आइसलैंड क्यों न्यूज में रहा, तो सिलसिलेवार भूकंपों की यहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आ रहे थे सिलसिलेवार, तो उसकी वजह से आपातकालीन स्थिति यहाँ पे लगा दिया गया। तो भूकंप के कारण आइसलैंड ने आपातकालीन स्थिति घोषित किया। त्रिकोमाली क्यों न्यूज में रहा, तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने अपने शाखा खोला, कहाँ पे पड़ता है त्रिकोमाली, श्रीलंका में। तो ध्यान रखना, श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई ने अपनी शाखा खोला, ठीक है ना। और किसके द्वारा ये लोकार्पण उद्घाटन किया गया, तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया। भूटान क्यों न्यूज में रहा, तो ये आवारा कुत्ते जो हैं उनके पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, आवारा कुत्तों को बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला, ठीक है। हो ची मिन्ह सिटी क्यों न्यूज में रहा, यहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया, कहाँ पड़ता है ये, वियतनाम में। तो ध्यान रखना, सिटी ना पूछ के देश भी पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा ये अनावरण किया, एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है ना। तो हमने शायद पहले वाले में एस जयशंकर प्रसाद बोल दिया था क्या, शायद हमको याद नहीं है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। अभी फ्रांस क्यों न्यूज में रहा, फ्रांस इसलिए न्यूज में रहा, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके द्वारा जो अबाया पोशाक पहना जाता था उस पर प्रतिबंध लगाया, तो फ्रांस ने अबाया पोशाक पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कुआलालंपुर क्यों न्यूज में रहा, ये यहाँ पे राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो एचएल है उसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, ध्यान रखना, ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पे एचएल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया कुआलालंपुर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल, यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। तो कौन देश है जो विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, वो इजराइल करेगा। पेंसिल्वेनिया क्यों न्यूज में रहा, ये अमेरिका का एक राज्य है, इसने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता दिया। तो यहाँ पे पेंसिल्वेनिया के राज्य के सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। अब दिवाली, वहां पे दिवाली को छुट्टी होगी, ठीक है। अबू धाबी क्यों न्यूज में रहा, देखो AIIB संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। तो AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा ये यहाँ पे कार्यालय खोला जाएगा। चूंकि AIIB आया है तो इसके बारे में जान लें। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेजिंग चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। तो 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। सीरिया ये देश यह विश्व का सबसे बड़ा नारकोटिक स्टेट बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नारकोटिक स्टेट कौन बन गया है, सीरिया बन गया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें तो मिस्र क्यों न्यूज में रहा, तो यहाँ एनडीबी में शामिल होने वाला ये देश बन गया है मिस्र। एनडीबी में शामिल होने वाला मिस्र हो गया। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 2014 में। हेडक्वार्टर जानते हो चाइना में, हमने पहले भी बता रखा है, अगर याद है तो बताओ, ठीक है ना। सिएटल जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला पहला अमेरिकी शहर है। कौन, सिएटल, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है, और ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला शहर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें सऊदी अरब वाला, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो कि आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि TSC पे हस्ताक्षर करने वाला सऊदी अरब 51 नंबर का भागीदार देश बन गया है, ये ध्यान रखना। मैक्सिको न्यूज क्यों रहा, जो युकाटन प्रायद्वीप है ना, युकाटन प्रायद्वीप ये विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल का खोज किया गया है। तो विश्व का दूसरा सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल का खोज कहाँ पे किया गया, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पे, ठीक है ना। पहला कहाँ खोजा गया था,
ब्लू होल ये ताम जा नहीं सॉरी, पहला पहला नहीं बल्कि चेतमल खाड़ी में खोजे गए पहला जो था ब्लू होल, उसका नाम रखा गया है ताम जा। क्या रखा गया? चेतमल खाड़ी में खोजा गया। ठीक है ना। चीन, चीन क्यों न्यूज में रहा? चीन एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है, एशिया का पहला ऐसा देश जो हाइड्रोजन संचालित या ट्रेन चलाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया का पहला देश बना है, ध्यान रखना एशिया का। अगर विश्व का पूछे तो विश्व का कौन चलाया था पहला देश? वो जर्मनी था। ठीक है ना। तो एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश हो गया हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में तो न्यूजीलैंड न्यूज में रहा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्यों रहा? तो इस न्यूजीलैंड ने सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पादन पे का उत्पाद बैग पे क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है जो सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग को क्या कर रहा है? प्रतिबंधित कर रहा है। तो कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड। अब आ जाते हैं हम लोग पुरस्कार पे। ठीक है ना। पहला पुरस्कार में देखो, पहला पुरस्कार है छठा, ये ध्यान रखना, छठा रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुकृता पाल कुमार को। किसको? सुकृता पाल कुमार को छठा, ध्यान रखना, छठा रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। और उनका पुस्तक का नाम था सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। क्या है? सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम इनके पुस्तक का नाम है। 33वां व्यास सम्मान, ध्यान रखना, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये पुष्पा भारती को दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया। ठीक है ना। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनके पुस्तक का नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है ना। इसके लिए दिया गया 33वां व्यास सम्मान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी में संजीव कुमार को दिया गया, मुझे पहचानो जो उपन्यास लिखा था उसके लिए। और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को दिया गया रेक्यूम इन रागा के लिए। रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास है अंग्रेजी में, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये दो तो याद रखना। तीसरा याद रखना है आपको, किसको? तो एक तो याद रखना है संस्कृत में और एक याद रखना है उर्दू में। तो संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को दिया गया शून्य मेघानम, शून्य मेघागानम, मेघगानम, शून्य मेघगानम कविता है, इस संस्कृत में लिखा गया था, तो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया। और उर्दू लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब शहर को दिया गया राजदीव की अमराई के लिए, ये उपन्यास है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर देखें तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। और इसमें प्रथम पुरस्कार अगर देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार राम सिंह करनाल को दिया गया। राम सिंह जो करनाल के रहने वाले हैं उनको दिया गया, ध्यान रखना इस बात को। स्वदेशी गाय और भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में दिया गया, किसको? राम सिंह को दिया गया प्रथम पुरस्कार। ऐसे ही डेयरी संस्था को भी दिया गया और कृत्रिम गर्भधान टेक्निक को भी दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राम सिंह को याद रखना, करनाल के हैं। और स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार 2022 दिया गया। ये इसमें देखा जाए तो नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार में देवाशीष भट्टाचार्य जी को दिया गया। तो इसको एक बार देख लेना, नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार किसको दिया गया? देवाशीष भट्टाचार्य जी को। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये तमिल के लेखक हैं पुरमल मुरुगन को दिया गया। ठीक है ना। इनका जो उपन्यास है फायरबर्ड, ध्यान रखना, फायरबर्ड अंग्रेजी में अनुवाद है किसका? अलंदा पैची। ये तमिल में लिखा गया था अलंदा पैची, उसका अंग्रेजी में अनुवाद है फायरबर्ड। और फायरबर्ड के लिए द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया? 32वां, ध्यान रखना 32वां है के बिरला, जबकि व्यास में हमने 33वां बताया है। ठीक है ना।
ये शिव शंकरी को दिया गया और 2019 में प्रकाशित उनके सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए क्या 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये 2 में दिया जाता है। एक तो 300 से कम कर्मचारी वाले जो मंत्रालय हैं उसमें दिया जाता है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को दिया गया है, जिसमें 300 से कम कर्मचारी वाले मंत्रालय विभाग में किसको दिया गया? पेंशन और पेंशन भोगी वालों को, कल्याण विभाग को। ठीक है ना। अगर 300 से अधिक में देखा जाए, 300 से अधिक कर्मचारी वाले मंत्रालय या विभाग में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो कैग वाले कार्यालय को मिला है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को, कैग के कार्यालय को मिला है। और सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसको मिला है? प्रथम का क्षेत्र में गेल को मिला है। इस बात को ध्यान रखना। शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है? CSIR के द्वारा दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है, जो रिसर्च में साइंस एंड टेक के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए किसको दिया गया है? डॉक्टर अश्वनी कुमार को और डॉक्टर मडिका सुब्बा रेड्डी को। तो डॉक्टर अश्वनी कुमार और मडिका सुब्बा रेड्डी को बायोलॉजिकल साइंस में दिया गया है। और रसायन विज्ञान में देखा जाए तो डॉक्टर अकाटू टी बिजू को और डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया है रसायन में। तो ध्यान रखना, केमिकल साइंस में डॉक्टर अकाटू टी बिजू को और डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया। ठीक है ना। वैसे ही अगर देखा जाए तो चिकित्सा में किसको दिया गया? चिकित्सा में भी ध्यान रखना, चिकित्सा में मेडिकल साइंस में डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को दिया गया है। डॉक्टर दीप्यमान गांगुली, इस पे कंसंट्रेट रखना, स्टार मार्क लगा देना, ये ही पूछा जा सकता है। तो मेडिकल साइंस में दिया गया है डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो अनंत्या दास को, डॉक्टर अनंत्या दास को और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। तो फिजिकल साइंस में किसको दिया गया है? डॉक्टर अनंत्या दास और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। ठीक है ना। नेक्स्ट चले तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड देखा जाए तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड में फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंधक हैं अदीब अहमद को। तो फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंधक अदीब अहमद को मिला है। और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला है? भावेश गुप्ता को। ये कू जो है ना, अध्यक्ष एम कू 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ है, सीईओ होना चाहिए। ठीक है। फिनटेक लीडर ऑफ ईयर ही पूछा जाएगा भावेश गुप्ता को। ठीक है ना। अब देखा जाए राष्ट्रीय भूविज्ञानिक पुरस्कार में देखा जाए, राष्ट्रीय भूविज्ञान लिस्ट कंसर्न है पूछे जाने में। ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण को दिया गया। ओम नारायण भार्गव को दिया गया। क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चले तो वीरता पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 76 वीरता पुरस्कार को इस बार दिया गया, जिसमें अगर कीर्ति चक्र के बारे में देखें, कीर्ति चक्र ध्यान रखना, कीर्ति चक्र में दिलीप कुमार दास, ये इनको भी मरणोपरांत, राजकुमार यादव मरणोपरांत, बल्लू राभा ये भी मरणोपरांत, और शंभू राय, ये 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया। किसको? दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बल्लू राभा और शंभू राय। तो चारों को याद रखना, दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बल्लू राभा और शंभू राय। ठीक है ना। ये 4 लोगों को कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग देखे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार देखे थे, लेकिन अब युवा पुरस्कार देख रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस कर लेना। हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को मिला युवा पुरस्कार में, अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा हिंदी में मिला। और अनिरुद्ध कानी सेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम टू चालुक्याज टू द चोलाज, ये अंग्रेजी में इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। और उर्दू में देखें तो तौसीफ बरेलवी को मिला जहन जाद,
जहनजाद लघु कथा है उर्दू के लिए मिला। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में देखें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में देखें तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक हैं डैनियल बरेनबोई, ध्यान रखना अर्जेंटीना के हैं, ठीक है ना, पियानो वादक। और फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अबाद। तो ध्यान रखना ये देश इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलिस्तीन के हैं कौन, अली अबू अबाद को, और डेनियल बरेन बोइम को दिया गया है, ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। ठीक है ना। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, दिया मिर्जा को। लेकिन पेटा का सबसे शाकाहारी, खूबसूरत शाकाहारी के रूप में अवार्ड देखा जाए तो किसको दिया गया है, जैकी सराफ को, ये भी ध्यान रखना। तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, दिया मिर्जा को। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, पद्म पाणी जावेद अख्तर को दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रथम मनोहर पारिकर युवा, ये गोवा सरकार द्वारा हुआ, और प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार देखें तो डॉक्टर मथुर राज एस को दिया गया, मथुर राज एस को दिया गया। ठीक है ना। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार, ध्यान रखना विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, एसोचैम द्वारा दिया जाता है। इस बार आरईसी लिमिटेड को दिया गया, आरईसी लिमिटेड को दिया गया क्या, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार। 31 एजू थाचन पुरस्कारम किसको दिया गया, ये ध्यान रखना केरल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है एजू थाचन। ये प्रसिद्ध लेखक है एसके वासंथन को दिया गया, एसके वासंथन को दिया गया एजू थाचन पुरस्कार। ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो सरला पुरस्कार, ये सरला पुरस्कार अगर देखा जाए तो जम्बुलोका के लिए ओडिया के लेखक हैं भीमा प्रस्ती को दिया गया। तो सरला पुरस्कार जम्बुलोका के लिए ओडिया के लेखक है, ध्यान रखना ओडिया लेखक है भीमा प्रस्ती को दिया गया। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दूसरा है, ये दीनानाथ राजपूत को दिया गया। ये बस्तर छत्तीसगढ़ में, एक्चुअली में क्या था ना, जो ये जानते हो कि बस्तर किस लिए जाना जाता है, नक्सल प्रभावित है, नक्सल प्रभावित होने में, और नक्सल प्रभावित एरिया में अगर कोई काम कर रहा है तो वाकई सराहनीय है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया, बस्तर छत्तीसगढ़। ठीक है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, लता मंगेशकर अवार्ड ये एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है, उत्तम सिंह को दिया गया। उत्तम सिंह ये संगीत निर्देशक हैं, कौन, उत्तम सिंह, उनको दिया गया लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है ना, एमपी सरकार द्वारा दिया गया। वैसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान भी एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है, और इस समय अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया था किशोर कुमार सम्मान, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये सीएस लक्ष्मी को दिया गया। सीएस लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ध्यान रखना श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया, मधु कंकारिया को दिया गया इफ्को साहित्य सम्मान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा है कि रामानुजन पुरस्कार अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के रुक्सी यांग को दिया गया, रुक्सी यांग को दिया गया। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, ध्यान रखना इनका निधन हो गया तो इनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो कृषि के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को या सोरी सहगल बोला जाता है। ठीक है ना। मिस इंडिया इंटरनेशनल कौन जीता, तो राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता। मिस इंडिया इंटरनेशनल किसने जीता, राजस्थान की प्रवीणा अंजना। कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है ना। मिस अर्थ इंडिया किसने जीता, तो राजस्थान की ही है, और राजस्थान के प्रियनन सेन ने जीता मिस अर्थ इंडिया। ठीक है ना। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट,
25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार बनस्थली विद्यापीठ को दिया गया, ध्यान रखना। किसको? बनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? राजस्थान में है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है। 14वां डॉक्टर राही मासूम राजा साहित्य सम्मान नरेश सक्सेना को, इंपॉर्टेंट नहीं है, नरेश सक्सेना को दिया गया। ठीक है ना। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना पहला है, और किसको दिया गया? ये पहला दिया गया हमारे रतन टाटा जी को दिया गया। टाटा समूह के रतन टाटा को पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जेसी डेनियल। ये मलयालम फिल्म है के निर्देशक हैं टीबी चंद्रन को दिया गया, टीबी चंद्रन को। तो जेसी डेनियल किस फिल्म में किसके लिए दिया जाता है? सरकार के केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, और केरल सरकार की सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जेसी डेनियल, ध्यान रखना। मलयालम फिल्म निर्देशक टीबी चंद्रन को दिया गया। ठीक है ना। 59वां 59 फेमना मिस इंडिया इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया और राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता। तो ध्यान रखना तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो राजस्थान ने जीता है। ठीक है ना। तो 59 इम्फाल में हुआ फेमना मिस इंडिया और नंदिनी गुप्ता ने जीता। चमेली देवी जैन पुरस्कार, इंपॉर्टेंट, चमेली देवी जैन पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पत्रकार को दिया जाता है। द न्यूज मिनट की जो सह संस्थापक हैं और एडिटर चीफ हैं धन्या राजेंद्र को दिया। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको? धन्या राजेंद्र को दिया गया। अच्छा, नाम से जरूर रिलेट कर लेना, ठीक है ना, तो इससे इजी हो जाता है याद करना। अब देखो नेक्स्ट गांधी शांति पुरस्कार के में देखा जाए तो गांधी शांति पुरस्कार इस बार 2021 दिया गया है, ध्यान रखना। ये गीता प्रेस को गोरखपुर को दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये कौन देता है? गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना। 18 जून ये 2023 को दिया गया था। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जब देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मध्य प्रदेश को दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है, और तीसरा आंध्र प्रदेश को के साथ बिहार को दिया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ जिला देखा जाए तो गंजाम जिला है उड़ीसा को, उसको दिया गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार देखा जाए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार में तो सर्वोच्च ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार है प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। किसको? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। विश्व भारती पुरस्कार, ध्यान रखना, विश्व भारती सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखें तो जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये लंदन में आयोजित हुआ, आयरलैंड के, ध्यान रखना, आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच, उनको बुकर पुरस्कार दिया गया। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया और उनका उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। तो ये भी किताब भी इंपॉर्टेंट है। 72वां ध्यान रखना 72 नंबर का मिस यूनिवर्स कहाँ पे ये आयोजन हुआ? तो अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ। कहाँ पे? अल सल्वाडोर में। अब 72 नंबर का मिस यूनिवर्स आयोजित किया गया। वो कौन जीता? तो निकारागुआ का, पहली बार निकारागुआ से कोई जीता, तो उनका नाम है सेनिस पालिसियोस। तो पलासियो से नाम याद रखते हैं, सेनिस पलासियोस, जैसे पलासियो क्या नाम है, हाँ, जितने माल होते हैं उनका नाम है। तो ये निकारागुआ की पहली महिला है जो ये खिताब जीती है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ध्यान रखना, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ये नंदिनी दास, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है नंदिनी दास, उनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया। किसके लिए? तो उनका पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो कोर्टिंग इंडिया
इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ये पुरस्कार दिया गया। किसको? नंदिनी दास को। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना कि किसके द्वारा दिया जाता है। 65वां, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? तो भारत के एक प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है आर रवि कन्नन को दिया गया 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये एशिया का क्या नोबेल बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक, अगर ऐतिहासिक की बात करें, ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया। किसको? तो इतिहासकार और लेखक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा किताब। तो ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसको दिया गया? रामचंद्र गुहा को दिया गया। उनका पुस्तक का नाम है क्या? रिवेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। रिवेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर द इंडिया फ्रीडम की पुस्तक के लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया। किसको? रामचंद्र गुहा को, ठीक है ना। अब देखो, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो रामचंद्र गुहा हैं, पहले भारतीय बन गए हैं पुरस्कार पाने वाले। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये बुल्गारिया के लेखक हैं जार्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है ना, जार्जी गोस्पोडिनोव। इनको मिला टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च ये नागरिक पुरस्कार है। किसको दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। देखो, मैंने बोला था ना कि जितने भी ऑर्डर ऑफ दिया गया है ना, वो सब एक जगह नोट करके रख लेना, अदरवाइज बाद में क्या होगा, इससे क्वेश्चन तो आना ही है पक्का, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा कि पढ़े हुए क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो बड़ा लगता है दिल में, ठीक है ना। वैसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इनको दिया गया। और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी इनको एक एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया। तो पपुआ न्यू गिनी, फिजी और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी इनको ये सम्मान दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नौवां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट, नौवां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 किसको दिया गया? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को दिया गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है ना। तो नौवां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसको दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो को दिया गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार रविंद्र नायडू को दिया गया। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार किसको दिया गया? ये रविंद्र नायडू को दिया गया। वाइज पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइज पुरस्कार ध्यान रखना, भारत की सफीना हुसैन को दिया गया वाइज पुरस्कार, ठीक है ना। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार भी दिया गया। सोमालिया के पत्रकार हैं अब्दुल्लाही मिरे, उनको दिया गया। अब्दुल्लाही मिरे को नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार में देखा जाए तो यूक्रेन की सोफिया टेरेसचेंको को दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय वाला। ग्लोबल इंडियन अवार्ड देखा जाए, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 में देखा जाए तो आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को दिया गया, ठीक है। इन्फोसिस के संस्थापक हैं आर नारायण मूर्ति, उनके बीवी सुधा मूर्ति को दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड। और ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, ध्यान रखना, पहली महिला है इंडियन ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है साखारोव पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। साखारोव पुरस्कार, ये साखारोव पुरस्कार ईरान के एक मानव अधिकारी कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है जिना महसा अमीनी। इनका मृत्यु हो गया, ईरान में बड़ा इनके ऊपर जुल्म ढाया और मृत्यु हो जाने के बाद इनको दिया गया। तो जिना महसा अमीनी को भी दिया गया और ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को भी साखारोव पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखना। तो जीना महसा अमीनी को भी याद रखना। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अगर देखें पुरस्कार में
तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। यूनेस्को के गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यूनेस्को के, ध्यान रखना यूनेस्को का है पुरस्कार गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये ईरान की 3 महिलाएं हैं, नीलुफर हामिदी, नीलुफर, इसे गड़बड़ हो गया होगा, कई बार दिखाया नहीं होगा, ठीक है, फिर भी चलो बोला तो होगा। नीलुफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिसी मोहम्मदी, ध्यान रखना नरगिसी मोहम्मदी को याद रखना, इनको यूनेस्को के द्वारा गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम अवार्ड भी मिला था। डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में भारत की आशा कर्मियों को दिया गया। तो डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड किसको दिया गया? तो जो भारत के आशा कर्मी हैं उनको दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार देखा जाए तो ये सांख्यविद हैं CR राव को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। एबेल पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, एबेल पुरस्कार ये गणित का क्या बोला जाता है? गणित का नोबेल बोला जाता है, लुइस ए कैफरली को दिया गया। तो लुइस ए कैफरली को दिया गया एबेल पुरस्कार। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको दिया गया? एंड्रिया रिनाल्डो को। प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार, ये प्रिट्जकर में देखा जाए तो आर्किटेक्ट में इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है। इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिट्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पर्यावरण की उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया? तो डेनियल पाउली और डॉक्टर रशीद सुमेला को दिया गया। तो डॉक्टर डेनियल पाउली और रशीद सुमेला को क्या दिया गया? टाइलर पुरस्कार दिया गया। मार्कोनी प्राइज किसको दिया गया? प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया। MIT के में प्रोफेसर हैं हरि बालकृष्णन, उनको मार्कोनी प्राइज दिया गया, ठीक है ना। 40वां निवानो शांति पुरस्कार भारत के राजगोपाला पीबी को दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पुलित्जर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो पुलित्जर पुरस्कार में देखो सबसे ज्यादा पुलित्जर पुरस्कार में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले तो यही पूछा जाए तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट अभी तक हमको नहीं लगा किसको देना चाहिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये बात को जानना कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बस सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड गवर्नर ऑफ द ईयर किसको चुना? शक्तिकांत दास को। तो RBI के 25वें नंबर के ये क्या है? गवर्नर हैं, इनको चुना क्या? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में देखा जाए तो ATP अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया जो सर्बिया के हैं। और आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ATP अवार्ड ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच को दिया गया। अब देखो फिल्म पुरस्कार में देखा जाए तो फिल्म पुरस्कार में 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में बात करें, 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो सबश्रेष्ठ फिल्म को किसको दिया गया? ओपनहाइमर को दिया गया सबश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है ना। सबश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सिलियन मर्फी को दिया गया। ओपनहाइमर के क्या है? ये अभिनेता हैं, एक्टर हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया। इनका फिल्म में एक्ट्रेस, किस फिल्म में एक्ट्रेस रही? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की एक्ट्रेस रही। तो ये ध्यान रखना, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओपनहाइमर को मिला, ठीक है ना। और इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है अभी तक, ठीक है ना।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में देखा जाए तो वही हमने बताया ना, क्रिस्टोफर नोलन जो फिल्म है ओपनहाइमर, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में देखा जाए, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड दिया गया, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ सीरीज में देखा जाए तो स्कूप को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सीरीज में किसको दिया गया? स्कूप। और इसमें वेब ओरिजिनल, ध्यान रखना, वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मनोज बाजपेयी को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को दिया गया ओटीटी पुरस्कार में, ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म था सिर्फ एक बंदा काफी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मनोज बाजपेयी, आलिया भट्ट को याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये 51 नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, यूएस में दिया गया। तो इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता हैं एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट का पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट का पुरस्कार दिया गया। पहली भारतीय निर्माता बनी है जो ये पुरस्कार, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट का पुरस्कार प्राप्त की है, ठीक है ना। 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा घोषित किया था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पिक्चर फिल्म को रॉकेटरी को दिया गया। रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट, ये इसके निर्देशक कौन थे? आर माधवन, ठीक है ना। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन थी? RR तेलुगु में, ठीक है ना। किसने बनाया था? SS राजमौली ने बनाया था। और राष्ट्रीय एकता पे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल को दिया गया, ठीक है ना, द कश्मीर फाइल को दिया गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह को दिया गया, सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में निखिल महाजन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज पार्ट 1 को दिया गया, झुकेगा नहीं साला वो वाला जो देखा होगा अल्लू अर्जुन, वो वाला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को दिया गया, गंगू काठियावाड़ी जो बना था, और कीर्ति सेनन को। तो ये दोनों याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सहायक अभिनेता के रूप में पंकज त्रिपाठी को मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ठीक है। आज 68 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म उस समय कौन था? गंगूबाई काठियावाड़ी था। और अभिनेता उस समय कौन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? संजय लीला बंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये 68 नंबर का पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना। ऐसे 69 नंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी कौन जाने। 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखना, 65वें वार्षिकी ग्रैमी अवार्ड के बारे में देखें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम को मिला, ठीक है, किसको? लिजो को, अबाउट डैम टाइम। और एल्बम ऑफ द ईयर हैरिज हाउस के हैरी स्टाइल्स को दिया गया। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक डैट के बोनी रैट को दिया गया। ध्यान रखना, रिकी केज है, ये तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था, ठीक है ना। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे, कौन? रिकी केज। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये अभी। रिकी केज जब पिछले साल थे तो इम्पोर्टेंट में था, बट अब नहीं। अन्य फिल्म पुरस्कार में देखा जाए तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? माइकल डगलस को दिया गया। और 96 ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से कौन मूवी गई है? 2018 एवरी वन इज हीरो, 2018 एवरी वन इज हीरो, ये जो केरल में बाढ़ आई थी उस पर फिल्माया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर का नाम इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। 53rd नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? वहीदा रहमान को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, ये हमारा
54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में देखा जाए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? अब्बास अमीनी की फिल्म था एंडलेस बॉर्डर। तो इस फिल्म का नाम याद रखना, एंडलेस बॉर्डर को पीकॉक, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, ठीक है ना। वैसे ही अगर देखा जाए तो पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के रूप में अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में पंचायत सीजन 2, आप लोगों ने देखा ही होगा, पंचायत सीजन 2 पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के रूप में अवार्ड दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऊपर बता ही चुके हैं, माइकल डगलस को दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जितना इंपॉर्टेंट था पुरस्कार वो खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं पुरस्कार में लास्ट एक चीज और देख लेते हैं। देखो, एक तो 76 नंबर का कांस फिल्म महोत्सव में देखा जाए तो किसको मिला है? अभिनेता के रूप में कोजी याकुसो को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मर्व डिजदार को, ठीक है ना। वैसे ही अगर देखा जाए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है? ट्रॉन अनहंग को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसको मिला है? तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है। किसको? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट में कौन आता है? 23वां आईफा पुरस्कार में ऋतिक रोशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है, आलिया भट्ट अभिनेत्री के रूप में। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रणबीर कपूर को और आलिया भट्ट को अभिनेत्री के रूप में, ठीक है ना। और इन दोनों के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखा जाए, निर्देशक में कौन मिला है? आर माधवन को और आर बालकृष्णन को। दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा और द कश्मीर फाइल इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। तो हमने अभी क्या बताया कि आईफा पुरस्कार में 23वां आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ऋतिक रोशन एक्टर के रूप में और एक्ट्रेस के रूप में आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में आर माधवन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में दृश्यम 2। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें हमारा इसमें बेस्ट एक्टर के रूप में रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में आर बालकृष्णन और फिल्म है द कश्मीर फाइल को मिला, ठीक है ना। अब आ जाते हैं योजना परियोजना के ऊपर, ठीक है ना। तो योजना परियोजना में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा जो 10,000वां इंजन मिला उसको झंडी किसने दिखाया? हरी झंडी दिखाया हमारे मोदी साहब ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ पे लाया गया? शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ पे लाया गया? चेन्नई में लाया गया। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल लॉन्च किसने किया? मोदी जी ने किया, ठीक है ना। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। तो युवाओं को शामिल करना ये इसका विशेष उद्देश्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कहां से स्टार्ट किया गया? तो मोदी जी ने झारखंड की खूंटी से स्टार्ट किया। ध्यान रखना इस बात को कि झारखंड की खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट किया गया। और इसके बारे में अगर देखा जाए और तो ये पहल जो है ये पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजना का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। तो ये विकसित भारत यात्रा जितना योजनाएं चल रहे हैं योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उसको लाभ पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है विकसित भारत यात्रा का, ठीक है ना। खूंटी से स्टार्ट किया गया झारखंड के। नेक्स्ट पहल किसका है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। ध्यान रखना
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है नेस्ट पहल। तो ये नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है किसका? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना 30 मेगावाट की क्षमता वाली, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना के एक प्रमुख सहायक नदी है टोंस, उस पे स्थित है। कौन? टोंस पे स्थित है नेटवार मोरी जल विद्युत योजना। तो पूछा जा सकता है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो टोंस नदी पे है और कितने पावर की क्षमता का है? तो 30 मेगावाट की क्षमता के साथ है। पीएम किसान भाई योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। ये व्यापारियों को एकाधिकार, जो मीडिएटर होते हैं ना किसान के बीच में, जो कार्टेज होता है, एकाधिकार होता है व्यापारियों को, उसको तोड़ने के उद्देश्य से पीएम किसान भाई योजना आया। तो जो मीडिएटर हैं व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए लाया गया। ये पीएम किसान भाई में क्या हो जाएगा? जो छोटे छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, उनको स्टोरेज क्षमता, क्योंकि उनके पास भंडारण क्षमता नहीं होता है तो अपने अनाज को जल्दी बेच देते हैं, तो भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भंडारण प्रोत्साहन योजना है पीएम किसान भाई योजना। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश न्यूज में रहा। बांग्लादेश क्यों न्यूज में रहा? देखो, बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और ये 2 लोग मिले, एक नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख हसीना। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश में। ध्यान रखना कौन कौन? एक तो अखोरा आगरा तल सीमा पार रेल संपर्क बनेगा, अखोरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क योजना। दूसरा खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई स्थापित की जाएगी। तो ये तीनों का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना इस बात को। एक तो अखोरा आगरा बोल रहे हैं, अखोरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट में हमारा एक आता है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। तो पूछा जाएगा कि जमरानी बांध कहाँ पे है? तो ये नैनीताल के जिले में रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है गोला नदी, उस पे बनाया जाएगा जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? गोला नदी। और किसकी सहायक नदी है? रामगंगा। रामगंगा वही नदी है जो एक नेशनल पार्क के बीच से प्रभावित होती है, तो आपको मालूम होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में भी जान लो। ये रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय सैन्य विरासत के महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट उद्भव इसमें है क्या कि जो भारतीय सेना है ना, भारतीय सेना अपने ट्रेडिशनल जो पारंपरिक युद्ध शैली है, जैसे छापामार युद्ध या कौटिल्य के द्वारा जो बताया गया युद्ध है, उन सबको क्या किया जाएगा? संग्रहित किया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट उद्भव ये भारतीय सैन्य विरासत के महोत्सव के उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, उसी के समय में ये प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च हुआ। भारतीय सेना का है, ध्यान रखना, भारतीय सेना का। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण स्टार्ट हुआ, 4.0 स्टार्ट हुआ मिशन शक्ति अभियान का। तो ये मिशन शक्ति अभियान देखा जाए तो नारी सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाया गया कौन? मिशन शक्ति अभियान। इसमें इसरो के महिला वैज्ञानिक एक हैं रितु करिधाल श्रीवास्तव, याद रखना रितु करिधाल श्रीवास्तव, और असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता होमोप्रोवा चुटिया और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा को सम्मानित किया गया इस जब ये चौथा चरण स्टार्ट किया गया, ठीक ना। तो इस मिशन की थीम क्या थी? थीम भी याद रखना, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, ठीक ना। नेक्स्ट है श्रेष्ठ
श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना है। तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ क्या है, जो भी टारगेट एरिया है उसमें उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के लिए श्रेष्ठ लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के, ध्यान रखना, अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के सीट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दिया गया है। तो अनुसूचित जातियों के लिए लाया गया, ठीक है ना, जो सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय हैं उनमें, ठीक है ना, देश के। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना ये कहाँ में खोला गया, तो मध्य प्रदेश के में नीमच जिला है, उसके रामपुरा तहसील में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का स्टार्ट किया गया, शिलान्यास किया गया। और मध्य प्रदेश के जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, उनके द्वारा किया गया। तो भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ पे, नीमच जिले के रामपुरा तहसील में, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया गया है। ये 2023-24 से लेके 25-26 तक विस्तार करने की मंजूरी दे दिया गया है। और इसमें 75 लाख अतिरिक्त से क्या दिया जाएगा, एलपीजी दिया जाएगा, एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। कितना, 75 लाख से दिया जाएगा अतिरिक्त। तो टोटल अगर देखा जाए उज्ज्वला योजना में तो अभी तक कितना दे दिया गया है एलपीजी कनेक्शन को, तो 10.35 करोड़, कितना, 10.35 करोड़ एलपीजी का कनेक्शन, ठीक है। मालवीय मिशन किससे रिलेटेड है, तो यूजीसी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। ये एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया मालवीय मिशन में। इसमें क्या किया जाएगा, शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना होता। तो इसमें शिक्षकों को क्या किया जाएगा, मालवीय मिशन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया हमारे यूजीसी के द्वारा, ठीक है ना। अब पीएम प्रणाम योजना, ध्यान रखना, पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, सस्टेनेबल, एक तरह से कहते हैं ना कि ये ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी रसायन यूज कर रहे थे फर्टिलाइजर में, उसको कम करने के लिए या संतुलित यूज करने के लिए पीएम प्रणाम योजना लाया गया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 2025 में समाप्ति तिथि थी इसकी, अटल भूजल योजना का, वो अब 2 साल बढ़ा दिया गया। अब समाप्त कब होगा, 2027 में समाप्त होगा। और ये 7 राज्यों में चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो 7 राज्यों में चलाया जा रहा था अटल भूजल योजना। किससे रिलेटेड था, तो भूजल में जो भूमिगत जल है उसको स्टोरेज बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या ग्राउंड लेवल को, वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट चले योजना में, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू किया गया 8 अप्रैल को, और ये 8 वर्ष पूरा हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऑपरेशन और अभियान में आ जाते हैं। देखो, ऑपरेशन और अभियान में अभ्यास अस्त्र शक्ति इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। कहाँ पे, तो जो सूर्यलंका है, सूर्यलंका बीच कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, वहां पे आयोजित किया गया अभ्यास अस्त्र शक्ति, ठीक है ना। यहीं पे समर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, समर मिसाइल का। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। हमने गलत बोल दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल इसके नाम में ही आता है, ठीक है ना। तो समर किसके द्वारा लॉन्च किया है, डीआरडीओ द्वारा, ना मारना, भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया, सफल परीक्षण किया गया है, ये ध्यान रखना। अभ्यास प्रस्थान,
ये अभ्यास प्रस्थान किसके द्वारा था? भारतीय नौसेना द्वारा। जबकि अभ्यास अस्त्र शक्ति किसके द्वारा था? वायुसेना के द्वारा। बार बार बोल रहा हूँ। और कहाँ पे हुआ? सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है ना। ये अभ्यास प्रस्थान कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। और मिलन एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये हर 2 वर्ष पे होता है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। इस बार विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? मिलन एक्सरसाइज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का अभ्यास है। ये 14वां अभ्यास है। ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। कौन? ब्रज प्रहार। मित्र शक्ति किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका का। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 9वां संस्करण हुआ। और कहाँ पे हुआ? औंध महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। कहाँ? औंध महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है जल दिवाली। महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिला अभियान। ये महुआ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो संप्रीति अभ्यास में देखें तो किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। 11वां था संप्रीति। और कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में हुआ संप्रीति। तो भारत और बांग्लादेश में होता है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारतीय थल सेना और अमेरिका सेना के बीच में होता है। भारतीय थल सेना है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 19वां संस्करण हुआ। और ये अलास्का में भी फोर्ट बेनराइट में ये आयोजित किया गया। फोर्ट बेनराइट में प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ। ये पहला हुआ भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ये कहाँ पे हुआ? हिंद प्रशांत रीजन में हुआ। और इसमें नौसेना के पोत INS सहाद्री ने भाग लिया। तो किसने भाग लिया? INS सहाद्री ने भाग लिया भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सजग ये भारतीय तट रक्षक बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सजग कहाँ पे? पश्चिमी समुद्री तट पे चलाया गया। पश्चिमी समुद्री तट में। वरुण किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नौसेनाओं के बीच में होता है वरुण, ध्यान रखना। और 21वां संस्करण है। दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। इसका 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? अरब सागर में। पहला कहाँ पे हुआ था? तो भारत के पश्चिमी तट पे हुआ था वरुण का। तो वरुण भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण। एक विरासत अपनाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ASI द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, ध्यान रखना इसको। एक विरासत अपनाओ अभियान किसके द्वारा? ASI द्वारा। और आस इंडेक्स किसके बीच में? भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में 5वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। ठीक है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व कौन किया? INS सहाद्री ने किया और INS कोलकाता ने किया आस इंडेक्स में। तो आस इंडेक्स में कौन हुआ? ये बात समझ लो कि इंडिया की तरफ से INS सहाद्री और INS कोलकाता। कहाँ पे हुआ? ये सिडनी में हुआ। ऑपरेशन सदर्न रेडनेस किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन सदर्न रेडनेस ये संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा संचालित किया गया। ये बहुराष्ट्रीय पहल है। सेशल्स में आयोजित किया गया ऑपरेशन सदर्न रेडनेस। ठीक है ना। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट INS सुनैना ने पार्टिसिपेट किया। ये ध्यान रखना। ऑपरेशन सदर्न रेडनेस में कौन पार्टिसिपेट किया? INS सुनैना ने। साल्वेक्स देखें तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में ये नौसेना के बीच बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास था। 7वां, ध्यान रखना। नौसेना का था अभ्यास साल्वेक्स।
किसके, भारतीय और अमेरिका के बीच में, और कोची और केरल में आयोजित किया। तो सॉल्वेक्स भी ध्यान रखना। सुदर्शन शक्ति किसके के 2023 हुआ, भारतीय सेना का था सुदर्शन शक्ति। राजस्थान और पंजाब के पश्चिम सीमाओं में किया गया ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है सुदर्शन शक्ति। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा किया गया, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है ना। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है ना, सूडान में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए लाया गया था। ये जो सूडान में हिंसा हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है ना। अब आयोग और समिति के बारे में देख लिया जाए तो चलो इसके बाद आयोग और समिति को हम लोग लास्ट जो बचेगा तीसरा लेके आएंगे, तीसरा में खत्म हो जाएगा संक्षिप्त, उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।